हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के 2018 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और ये इसका ओवरव्यू है जिससे आपको मालूम चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सारे क्वेश्चन बने थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था 25 क्वेश्चन। उसके बाद आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 23, भारतीय अर्थव्यवस्था से आपके 19 क्वेश्चन बने थे। तो ये इसका ओवरव्यू देख लीजिए। और इस वीडियो में एक खास चीज़ होने वाली है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये बनाया गया है और इसमें हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 25 जो क्वेश्चन आए थे, तो सबसे पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 25 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री के। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके निम्न में से क्या पैदा करती है? ओजोन पैदा करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अल्ट्रावायलेट विकिरण यानी यूवी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी तरंग दैर्घ्य 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। ये दृश्य प्रकाश तरंग दैर्घ्य से कम और एक्सरे की तरंग दैर्घ्य से अधिक होता है। सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया करके ओजोन गैस पैदा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत समताप मंडल की निचली परत में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है ये बताने के लिए सबसे पहले तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें रेटिंग जो है वो पनीर होता है, जैव प्रौद्योगिकी प्लास्मिड्स होते हैं, गोल्डन चावल जो है ये विटामिन ए होता है, ओजोन परत जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है, समताप मंडल पे, ना कि ट्रोपोस्फीयर पे। तो इसमें से सुमेलित नहीं है बताना है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे जेवी नालिरकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी को नालिरकर के अनुसार अभी भी विज्ञान नहीं माना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलियम रॉन्टजेन द्वारा किया गया है? तो एक्सरे मशीन की आविष्कार, एक्सरे मशीन की खोज विलियम रॉन्टजेन ने किया है। राडार की खोज रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने किया है, जी मार्कोनी ने। और एक्सरे मशीन की खोज रॉन्टजेन ने किया है और विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने किया है। अगला है, डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना किसके द्वारा की गई थी? वाटसन और क्रिक के द्वारा। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड की द्विकुंडलीय संरचना वाटसन और क्रिक द्वारा दी गई है। इसमें डीएनए शर्करा होती है, इसमें बेस जो है ये एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं। ये मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। 1962 में इन्हें वाटसन और क्रिक को इन्हीं कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ये जो स्रोत है, ये जो आप डेफिनेशन देख रहे हैं, ये विज्ञान प्रौद्योगिकी TMH पेज नंबर 302 से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? तो एक्सरे किरणें की ऊर्जा जो है वो अधिकतर होती है। एक्स किरणों में ऊर्जा जो है वो अधिकतम होती है। एक्स किरणें अति सूक्ष्म धन आवेशित कणों की बनी होती हैं। इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋण ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। इन कणों का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। अधिक द्रव्यमान होने के कारण इन किरणों की वेदन क्षमता कम होती है। 0.1 मिलीमीटर मोटी एल्यूमिनियम की एक परत इन्हें रोक सकती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। ऑप्शन डी। ये जो स्रोत है ये लिया गया है भौतिक विज्ञान NCERT की बुक से, पेज नंबर 68 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, मीथेन निम्न में से किससे निकलती या फिर उत्सर्जित होती है? तो मीथेन जो है धान के खेतों से भी निकलती है, दीमक की बाम्बी से भी निकलती है, यानी दोनों सही है। तो ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी। मीथेन धान के खेत एवं दीमक की बाम्बी दोनों से निकलती है। कुल मीथेन गैस उत्सर्जन का 40% एग्रीकल्चर बॉय प्रोडक्ट, 29.6% फॉसिल फ्यूल से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक होता है। अर्धचालक होता क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक दोनों के बीच की होती है, इन्हें ही अर्धचालक कहा जाता है। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, कार्बन, सेलेनियम आदि अर्धचालक के उदाहरण हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस का। ऑप्शन ए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है। इसका नामकरण भारत के ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कोवा नदी के आधार पर किया गया है। ये मिसाइल लगभग 9 मीटर लंबी तथा 70 सेंटीमीटर व्यास वाली 3000 किग्रा पे लोड वार हेड ले जाने में सक्षम है। इसे सुखोई विमान से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता जो है ये 290 किलोमीटर है।
ब्रह्मोस। क्वेश्चन नंबर 10, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है परिवहन एवं संचार विकास का। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास परिवहन एवं संचार आधारित है। विशेष रूप से इंटरनेट आधारित संचार व्यवस्था ने पूरे विश्व को एक गांव की संकल्पना में ला दिया है, जहां एक दूसरे से जुड़ना बहुत ही आसान हो चुका है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? मोती। मोती जो है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। मोती कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और ये मुलायम उत्तकों वाले जीवों से प्राप्त होती है। रेशम, शहद और लाख ये जो है ये कीट से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 20 डेसिबल। 20 डेसिबल जो है वो पत्ते की सरसराहट की आवाज़ जो है वो 20 डेसिबल की होती है, 20 डेसिबल। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो ये कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इंसिनरेटर्स का अर्थ ही होता है जलाना। अगला है, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो ये वैश्विक ताप में वृद्धि है। ग्रीन हाउस प्रभाव या फिर हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी उपग्रह के वातावरण में मौजूद CO2 वातावरण में मौजूद गैस जैसे कि CO2, NH4, N2O जलवाष्प वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक करने की मदद करती है, अधिक करने में मदद करती है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ताप कहा जाता है। और ये जो स्रोत है ये पर्यावरण भूगोल NCERT की बुक से पेज नंबर 48 का है। ऑप्शन ए, वैश्विक ताप में वृद्धि, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? मीथेन। मीथेन जो है ये एक सरल हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र CH4 होता है। ये नम स्थानों, कक्ष अथवा दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, अतः इसे मार्श गैस भी कहा जाता है। पेट्रोलियम के साथ साथ ये अवसादी शैल स्तरों में भी पाए जाते हैं। ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैस एक प्रकार की लिक्विड पेट्रोलियम गैस है जिसका प्रयोग घरेलू गैस सिलेंडरों में किया जाता है। मीथेन जो है ये प्राकृतिक गैस है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन डी, डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक ही गिद्धों के विलुप्त होने का कारण है क्योंकि ये पशुओं को दिया जाता है। डिक्लोफिनेक पशुओं को दिया जाने वाला दर्द निवारक है जिसे भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी कारण गिद्धों की ज़्यादातर प्रजातियों को रेड डाटा सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? चीन। चीन जो है वर्ष 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उत्सर्जित करने वाला देश चीन था, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में नहीं है ये। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। दूसरा है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। तीसरा है, भारत आपदा युक्त देश है। और चौथा, मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये सारे ही सही हैं, लेकिन कुछ मतभेद होता है दो अंग्रेजी संस्करण की किताब से और हिंदी संस्करण से। तो आइए मतभेद को जान लेते हैं। दिए गए कथनों में हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में बड़ा ही अंतर है। अंग्रेजी संस्करण के अनुसार ऑप्शन सी यानी 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर है। यानी अंग्रेजी संस्करण के अनुसार प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती है, भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी और मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। ये तीनों जो है सही है वो अंग्रेजी संस्करण के अनुसार। जबकि जो हिंदी संस्करण है इसके अनुसार सारे विकल्प यानी चारों ही सही हैं, यानी भारत आपदा युक्त देश है, ये भी राइट आंसर है। चारों ही ऑप्शन सही है हिंदी संस्करण के अनुसार। अर्थात कथन पहला, प्राकृतिक आपदाएं विकासशील देशों को सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि आपदा से निपटने में वहां प्रबंधन की कमी होती है। दूसरा ऑप्शन, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो मानव निर्मित आपदा थी। तीसरा, अंग्रेजी संस्करण इंडिया इज अ डिजास्टर फ्री कंट्री, या हिंदी संस्करण भारत आपदा युक्त देश है, ये भी राइट, ये इंग्लिश और हिंदी संस्करण के अनुसार है। और चौथा, मैंग्रोव चक्रवातों के प्रभाव को कम करते हैं। तो दोनों में ये मतभेद वाले क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है।
प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये निर्वात में भी गति कर सकती है। इनकी गति जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है प्रकाश। अगला है ग्रेफीन कम होती है। ग्रेफीन जो होता है, ग्रेफीन होती है क्या? कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ये कार्बन की द्विआयामी रूप से षष्ठकोणीय जाली में व्यवस्थित कार्बन परमाणु की संरचना होती है। ग्रेफीन होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन बी। अगला ध्वनि का वेग अधिकतम होगा इस्पात में। ध्वनि परिमित वेग से चलती है। ध्वनि का वेग वायुमंडलीय परिस्थितियों जैसे ताप, आर्द्रता एवं घनत्व इत्यादि पर निर्भर करती है। अतः ठोस पदार्थों में ध्वनि का वेग द्रव पदार्थों की अपेक्षा अधिक होता है। तो विकल्प में जो इस्पात है ये सर्वाधिक प्रासंगिक उत्तर होगा, इस्पात। अगला क्वेश्चन है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? पैरासीटाइल नाइट्रेट। पैराक्सीएसिटाइल नाइट्रेट जो है ये फोटोकेमिकल धुआं में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक होता है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पैराक्सीएसिटाइल नाइट्रेट, ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? आंवला। आंवला जो है इसको रिच विटामिन सी बोला जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्बिक एसिड है। ये शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखता है। शरीर में ये खून की नसों, रक्त वाहिकाओं को मजबूत बनाता है। इसके अच्छे स्रोत सभी प्रकार के खट्टे फल होते हैं, लेकिन उपलब्ध विकल्पों में आंवला जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त आंसर है। प्रति 100 ग्राम आंवले में 600 माइक्रोग्राम से 1800 माइक्रोग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। और ये जो डेफिनेशन है, जो स्रोत है, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी TMH पेज नंबर 108 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, आइंस्टाइन को निम्नलिखित में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो उनको प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर आइंस्टाइन को प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1921 में। जब इसका सिद्धांत क्या था कि जब कोई पदार्थ धातु या अधातु, ठोस या गैस किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे कि एक्सरे, दृश्य प्रकाश आदि से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? तो सौर ऊर्जा जो है ये पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है। सौर ऊर्जा स्रोत पर्यावरण प्रदूषक कारक नहीं होता है, जबकि नाभिकीय ऊर्जा से रेडिएशन का खतरा होता है। पेट्रोलियम एवं कोयला ऊर्जा होता है, इन दोनों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए प्रमुख रूप होते हैं। सौर ऊर्जा जो है ये कोई भी प्रदूषण का कारक नहीं है। इसके बाद हम 25 क्वेश्चन जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला जो है ये सुमेलित करने के लिए दिया गया है। दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश हैं ये उनके राज्य हैं और इनको सुमेलित करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा कॉलम जो है वो होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो यहाँ डायरेक्ट आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए। धनंजय जो है दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश धनंजय, उनका राज्य था कुस्तलपुर। नीलराज जो है उनका राज्य है वो अवमुक्त। उग्रसेन जो है ये पालक का और विष्णुगुप्त जो है ये कंची राज्य के हैं। अगला है, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसमें जो है आलमगीरपुर और हुल्लास जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। ऑप्शन 3 और 4 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आलमगीरपुर, बड़ागांव एवं हुल्लास सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो कालीबंगा है राजस्थान और लोथल जो है ये गुजरात स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित नगर हैं। और ये जो स्रोत है ये केरल कंपटीशन पेज नंबर 10 से लिया गया है। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी यानी नानादेशी। नानादेशी जो है ये विदेशी व्यापार से संबंधित है। इसके स्रोत देख लेते हैं। नानादेशी जो है व्यापारियों का एक बड़ा समूह था जो कि विदेशी व्यापार से संबंधित था। इनका उल्लेख होयसल साम्राज्य से के समय मिलता है। और ये जो स्रोत है ये मध्यकालीन भारत NCERT की बुक पेज नंबर 64 का है।
अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथन और निष्कर्ष है जिसमें से बताना है कि कथन और कारण दोनों में से कौन सा सही है, और अगर दोनों सही है तो इसका स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं कारण। तो कथन कह रहा है कि मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है, और कारण दे रहा है कि आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें कि समा कहा जाता था कि ये शौकीन थे। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का अनुवाद फारसी में किया गया एवं आरंभिक चिश्ती सूफी संत जैसे निजामुद्दीन औलैया आदि संगीत सभाओं जिसको समा कहा जाता था इनके शौकीन थे। अतः प्रश्न में दिए गए दोनों ही कथन सत्य हैं, लेकिन कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। और ये जो स्रोत है ये प्राचीन भारत केसी श्रीवास्तव बुक उनकी बुक से पेज नंबर 108 से लिया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? ये अयोध्या लेख से मिलता है, ऑप्शन सी। अयोध्या अभिलेख से पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या करके की। ये एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत वैयाकरण पतंजलि उसके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे, ऑप्शन सी अयोध्या लेख। अगला है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये क्या है? ये सूबा और परगाना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। ये सूबा और परगाना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, ऑप्शन सी। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? चौथ, ऑप्शन बी। 1752 ईस्वी तक मराठे अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच गए और मुगल बादशाह उनके हाथों की कठपुतली बनकर रह गए। वे संपूर्ण भारत से चौथ तथा शरदेश मुखी वसूलने लगे। रानाडे के अनुसार चौथ सैन्य कर था जो तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था, और सरदेसाई के अनुसार चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था, ऑप्शन बी। ये जो स्रोत है ये मध्यकालीन भारत मजूमदार राम चौधरी की बुक से पेज नंबर 84 का स्रोत है ये। अगला है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? माहम अनगा ने कराया था। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण माहम अनगा ने करवाया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो आपका ये स्थान दिया है और किसने नेतृत्व किया है वो दिया हुआ है। 1857 के विद्रोह के बारे में है ये। तो संबलपुर कश्मीर जो है ये सही है, गुलाब सिंह, इसके नेतृत्व गुलाब सिंह ने किया है। संबलपुर का नेतृत्व सुरेंद्र शाही ने किया है। गंजाब का नेतृत्व राधा कृष्ण दंडसेना ने किया है। कश्मीर का गुलाब सिंह ने किया है। और लखनऊ का नेतृत्व ये लियाकत अली ने, लखनऊ का जो है ये लियाकत अली ने नहीं किया है। इलाहाबाद का नेतृत्व जो है लियाकत अली ने किया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया है, ना कि लखनऊ का। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? ये रियासत है उसके शासक हैं। देवगिरी रियासत के शासक हैं शंकर देव, जिनका रामचंद्र देव भी नाम है। वारंगल रियासत के शासक हैं, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है। होयसल रियासत के शासक है वीर बल्लाल, और मदुरा के शासक हैं वीर पांड्या, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें शासक है और उनका कालानुक्रम है, तो अपने शासक के अनुसार इसका कालानुक्रम सजाना है। तो ये जो है सबसे पहले जहांदार शाह हैं, उसके बाद आए हैं हमारे मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर द्वितीय।
जहांदार शाह का कालक्रम था 1712 से 1713, मोहम्मद शाह का 1719 से 1748, अहमद शाह का 1748 से 1754 और आलमगीर द्वितीय का 1754 से 1759। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाचस्पति। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाचस्पति है, जबकि काठक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय जो है ये कृष्ण यजुर्वेद की संहिता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला है कथन और कारण दिया हुआ है, बताना इसमें से कौन सा सही है। तो भारत, कथन कह रहा है कि भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए हैं और इसका कारण दे रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और आर जो है ये ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत में तुर्की आक्रमण की सफलता का महत्वपूर्ण कारण उत्तर भारत में राजपूत शासकों में आपसी एकता न होना था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें सबसे पहले सप्त पैगोडा है, उसके बाद महाबलीपुरम का तटीय मंदिर है, उसके बाद बृहदीश्वर मंदिर है, उसके बाद गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो इसका स्रोत देख लेते हैं। सप्त पैगोडा का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में लगभग 630 से 668 ईस्वी में हुआ था। महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय यानी जिनका नाम राज सिंह था उनके शासनकाल में मतलब 700 से 728 ईस्वी में कराया था। तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम तथा गंगैकोंड चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने कराया, जिसका शासनकाल 985 ईस्वी से 1014 ईस्वी के मध्य था। और ये स्रोत है ये मध्यकालीन भारत, आर डी शर्मा, पेज नंबर 108 से लिया गया है। अगला है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा के चेदी वंश के शासक खारवेल से संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? बागौर। राजस्थान के बागौर से मध्य पाषाण कालीन पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ये स्थल भारत के मध्य पाषाण कालीन विशाल और सर्वश्रेष्ठ उत्खनन स्थलों में से एक है। और ये जो स्रोत है ये प्राचीन भारत के केसी श्रीवास्तव की बुक पेज नंबर 12 का है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना है। तो प्राचीन मस्जिद है और इनका स्थान ये कहाँ पे स्थित है वो दिया है। अदीना मस्जिद जो है ये मालदा में स्थित है, ना कि मांडू में स्थित है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। लाल दरवाजा मंदिर जौनपुर में है, उत्तर प्रदेश में। दाखिल दरवाजा जो है ये गौड़ में है, पश्चिम बंगाल में। तीन दरवाजा जो है ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। और अदीना मस्जिद जो है, अदीना मस्जिद मालदा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ध्रुवास जो है ये भगत नामावली है, नाभादास जो है भक्तमाल है, रसखान जो है रसखान रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया की रचना जो है केशव दास ने किया है, ना कि रसखान ने किया है। उस्मान के रचयिता हैं, उस्मान जो है ये चित्रावली के रचयिता हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने किया है। इसके बाद ये 43 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। 44 क्वेश्चन, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए ये कहा था कि ये केवल एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो स्रोत है ये आधुनिक भारत एनसीईआरटी के बुक से पेज नंबर 125 से लिया गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। कथन और कारण दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं या फिर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। तो कथन है, 1946 में मुस्लिम लीग में कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। और इसका कारण दे रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ऑप्शन
कथन सही है और कारण भी सही है, लेकिन कारण जो है ये कथन का यानी आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर जो है कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजनाओं को स्वीकार किया, लेकिन 1946 में हुए चुनाव में मुस्लिम लीग को मुस्लिम स्थानों के 78 में से 73 सीटें प्राप्त हुई थी। इस घटना से क्षुब्ध होकर जिन्ना ने कैबिनेट मिशन योजना से अपनी स्वीकृति वापस ले ली, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को लीग चुनाव के बाद कांग्रेस के अंतर्गत गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई ताकि अंतरिम सरकार के कार्यों में बाधा डाल सके। और ये जो स्रोत है ये आधुनिक भारत एनसीईआरटी की बुक से पेज नंबर 202 का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और उसे नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हंटर आयोग है, सबसे पहले वुड का घोषणा, उसके बाद हंटर आयोग, फिर सेडलर आयोग, फिर सार्जेंट योजना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न से संबंधित सभी आयोग जो है ये ब्रिटिश कालीन शैक्षिक सुधारों से जुड़े हैं। तो वुड का घोषणा 1854 में, हंटर आयोग जो है ऑप्शन ए जो था ये 1882 में, सेडलर आयोग 1917 में और सार्जेंट योजना जो है ये 1944, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। CABD। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। ऑप्शन बी, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना पूना महाराष्ट्र में 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। इसका पूर्वगामी संगठन मित्र मेला 1901 ईस्वी का था। और ये जो है स्रोत आधुनिक भारत एनसीईआरटी बुक से पेज नंबर 150 से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ये जनजातीय विद्रोह है, ये उसका वर्ष दिया गया है, बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो संथाल जो है संथाल जो है ये विद्रोह 1855 में हुआ था, कोल 1831 में, खांसी जो है ये 1829 में हुआ था, लेकिन अहोम जो है ये 1828 में हुआ था, ना कि 1815 में। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है ये सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को अब हम करेंगे सॉल्व। तो 49 क्वेश्चन है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समाज एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो इसमें 3, 5, 2, 1, यानी भारत के संविधान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, समान भ्रातृत्व की भावना का विकास की बात स्वीकार करता है। तो इसका आंसर होगा 3, 5, 2, 1 सही होगा। ये जो स्रोत है ये भारत का संविधान बेयर एक्ट पेज नंबर 7 से लिया गया है। अगला है, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? तो इसमें ऑप्शन ए सुश्री मीरा कुमार जो हैं ये 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए की उम्मीदवार थे, मीरा कुमार। ऑप्शन डी, यानी 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए की उम्मीदवार सुश्री मीरा कुमार थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। तो तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग पर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। वर्तमान में देश में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम गठित राज्य तेलंगाना है। इसका गठन 2 जून 2014 को किया गया है। और ये जो स्रोत है ये भारत का संविधान सुभाष कश्यप पेज नंबर 17 से लिया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग, जो
नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसकी भूमिका भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में सलाहकारी होती है। पूर्व में ये योजना आयोग था, जिसके स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया है नीति आयोग का। अगला है सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों पर अपनी संस्तुति देना था। अगला, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई है? तो ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में 1832 ईस्वी में प्रारंभ की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, ये जो है राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अनुच्छेद 312 में है, किसी बात के होते हुए भी यदि राज्यसभा ने उपस्थिति एवं मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत वाली समर्थित संकल्पना द्वारा ये घोषित किया हो कि राष्ट्रपति हित में एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है, तो संसद इस पर कानून बनाकर पद का सृजन कर सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए इसमें राज्यसभा को अनन्य अधिकार प्राप्त है। और ये जो स्रोत है, ये भारत का संविधान बेयर एक्ट पेज नंबर 174 से लिया गया है। अगला है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमयन किया जा सकता है। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई भी बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में बंद करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। और ये जो स्रोत है, भारतीय संविधान बेयर एक्ट पेज नंबर 4 और 5 से लिया गया है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है 2/3 बहुमत द्वारा। ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के भाषा संबंधी प्रावधानों के संशोधन को संसद के 2/3 बहुमत द्वारा किए जाने का प्रावधान है, जैसे राजभाषा का प्रयोग, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग आदि। और ये जो है डेफिनेशन, ये एम लक्ष्मीकांत की बुक से भारतीय संविधान पेज नंबर 10:2 का है। अगला है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन, 60 डेज। संसद सदस्यों के अनर्हता के संबंध में अन्य के अतिरिक्त प्रावधान है कि यदि संसद का कोई सदस्य अनुमति के बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक अनुपस्थित रहता है, तो दिनों की गणना में संसद के स्थगन या सत्रावसान की लगातार 4 दिन की अवधि को शामिल न करते हुए अनर्ह माना जाएगा। और ये जो स्रोत है, ये लिया गया है एम लक्ष्मीकांत, भारतीय संविधान पेज नंबर 22:6 का, 60 डेज। ऑप्शन बी। अगला है, समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतीय दंड संहिता धारा 377। ऑप्शन ए। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से है। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 377 यानी समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया है। इसमें लेस्बियन, गे तथा मिश्रित दोनों ही शामिल हैं, लेकिन ये स्वैच्छिक और एकांतिक होना चाहिए। ऑप्शन बी, ए। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो ये समाजवादी में, उदार बौद्धिकतावादी में और गांधीवादी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित किया गया है। इसको समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी तथा गांधीवादी उपयुक्त तीनों शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है। इसके बाद आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये संपोषणीय विकास की अवधारणा है। वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत को संपोषणीय विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी। अगला है, निम्नांकित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग, जो कि अब नीति आयोग हो गया है। ऑप्शन डी, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का कार्य योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग करता है। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया है। और ये जो स्रोत है ये भारतीय अर्थव्यवस्था SN लाल, पेज नंबर 3:10 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़क की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है? तो ये महाराष्ट्र। राज्यों में सड़कों की लंबाई के क्रम में महाराष्ट्र प्रथम एवं उत्तर प्रदेश जो है वो द्वितीय स्थान पर है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये प्रथम स्थान पर होगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर होगा, क्योंकि लंबाई में ये फर्स्ट स्थान पर है महाराष्ट्र। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर से। ऑप्शन बी, आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत कर और निगम कर। व्यक्तिगत कर उन व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है जो कि वेतन, व्यापार और व्यवसाय से आय अर्जित करता है, जबकि निगम कर जो है ये कंपनियों के निव्वल लाभ पर लगाया जाता है। बिक्री कर, सेवा कर और उत्पाद कर अप्रत्यक्ष कर होता है। और ये जो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रापुरी, पेज नंबर 308 से लिया गया है। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? योजना आयोग के द्वारा। योजना आयोग को अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है। इसका मुख्य कार्य योजनाओं का निर्माण करना, देश में गरीबी का आकलन करना और केंद्र सरकारों के राज्यों के अनुदान के संबंध में सिफारिश करना, ये प्रमुख है। वर्तमान में जो है 1 जनवरी 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग कार्य कर रहा है। अगला है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये भी मतभेद वाले क्वेश्चन है, तो इसका हम आंसर यहीं पे देख लेते हैं डेफिनेशन में। तो भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश YV चंद्रचूड़ थे। PN भगवती देश के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 12 जुलाई 1985 से 20 दिसंबर 1986 तक था, जबकि जनहित याचिका 1979 में दायर की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। तो 24 जनवरी 1950 ये इसका सही डेट है। संविधान सभा के लिए चुनाव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में भेजी गई कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर जुलाई अगस्त 1946 में कराया गया। इसकी प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आयोजित की गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? विधान परिषद को। विधान परिषद का सृजन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद द्वारा किया जाता है। इसके सृजन के संबंध में संबंधित राज्यसभा की विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है, लेकिन संसद का निर्णय ही अंतिम होता है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों के 1/3 अधिकतम अथवा 40 से कम नहीं हो सकती है। और ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्रोत है, ये भारतीय संविधान बेयर एक्ट, पेज नंबर 79 से लिया गया है। अगला है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 69 का ये भी जो है मतभेद वाले क्वेश्चन है, तो इसको हम डायरेक्ट डेफिनेशन में देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन भारत सरकार द्वारा 1985 में किया गया, जबकि इससे संबंधित स्वतंत्र मंत्रालय का गठन 2006 में किया गया था। 1985 और 2006। अगला है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 20।
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 20 सीटों पर हो सकता है, ऑप्शन बी। अगला है 4 जुलाई 2018 से धान की प्रति कुंटल न्यूनतम समर्थित मूल्य यानी एमएसपी 2018-19 के दौरान है 1750। 4 जुलाई 2018 को खरीफ सीजन के न्यूनतम समर्थन मूल्य 13 फसलों की घोषणा की गई। इसमें सामान्य धान की किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 यानी 1750 रुपये तथा धान जो है धान ग्रेड ए का न्यूनतम मूल्य 1770 रुपये घोषित किया गया ग्रेड ए के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? तो ये जो है अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं। इस प्रकार की आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक समृद्धि दर कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि जनसंख्या वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर में निवल माइग्रेशन दर को जोड़ देते हैं। सामान्यतः निवल माइग्रेशन दर 0 मान लेते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर। अगला है निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक यानी HDI सर्वप्रथम विकसित किया गया है? UNDP द्वारा। 1990 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े हुए अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनके अन्य सहयोगी जिनमें अर्थशास्त्री AK सेन और सिंगर हंस ने मानव विकास सूचकांक HDI विकसित किया। इसमें प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा अवधि को सम्मिलित किया गया है तो किया जाता है। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए UNDP द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? मनरेगा। मनरेगा जो है ये भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट NREGA सितंबर 2005 को पारित हुआ था और 2 फरवरी 2006 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश की बंदापल्ली से की गई। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट कर दिया गया। प्रारंभ में ये योजना देश के 200 जिलों में लागू की गई थी, जिससे बजट वर्ष 2007-08 में बढ़कर 330 जिलों में कर दिया गया। ये जो स्रोत है ये आर्थिक सर्वेक्षण एवं विश्लेषण SN लाल बुक से पेज नंबर 3:39 का है। अगला है निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा क्या मापा जाता है? ऑप्शन डी, आय की विषमता। आय की विषमता जो है ये लॉरेंज वक्र से मापा जाता है। आय की विषमता, लॉरेंज वक्र आय की विषमता को मापने का एक पैमाना है। लॉरेंज वक्र जितनी ही निरपेक्ष समता रेखा के पास होगी, आय की विषमता उतनी ही कम होगी। यदि संपूर्ण आय किसी एक ही व्यक्ति के पास हो तो पूर्ण असमान आय जो है वितरण होगा। और ये शोध भारतीय अर्थव्यवस्था SN लाल पेज नंबर 4:2 का है। अगला है निम्नलिखित करों में से कौन सा कर ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर कर ये ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। बिक्री कर, भू राजस्व कर, मनोरंजन कर इत्यादि राज्य सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय मेलों पर कर ग्राम पंचायत के द्वारा लगाया जाता है। और ये जो स्रोत है ये भारतीय अर्थव्यवस्था SN लाल बुक से पेज नंबर 6:2 से लिया गया है। अगला है भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय समपोषणीय वृद्धि था? तो ये भी मतभेद वाले क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं या फिर इसमें कुछ मतभेद होगा। तो भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव ग्रोथ था। इसमें वृद्धि का लक्ष्य 9% रखा गया था, जबकि वास्तविक प्राप्ति 7.6% की हुई। इसी प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय तीव्र तथा अधिक समावेशी विकास यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रखा गया। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का लक्ष्य 9.5 से 10% तक रखा गया, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर जो GDP है ये 8.2% था। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि समावेशी यानी इंक्लूसिव को समपोषणीय यानी सस्टेनेबल मान लिया जाए तो इसका सही आंसर जो है ये ऑप्शन सी हो सकता है। अगला है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर यानी TFR क्या है? 2.2। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर 2.2% है। वर्ष 2005-6 से वर्ष 2015-16 के मध्य कुल प्रजनन दर 22.73% की गिरावट आई है। वर्ष 2005-6 में ये 2.7% थी। अगला है, भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? हाशिम समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन डी, भारतीय शहरों में गरीबी के निर्धारण के लिए SR हाशमी की अध्यक्षता में गठित की गई थी, जिसके आकलन पर सरकार को शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करना था। इस कमेटी ने अपना आकलन सामाजिक, आर्थिक और जाति पर आधारित जनगणना के आंकड़ों पर किया था, जिसमें शहरों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का अनुमान 17% के करीब आया था। और ये जो स्रोत है ये भारतीय अर्थव्यवस्था, अश्विनी कुमार की बुक, पेज नंबर 84 से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है भारत एवं विश्व का भूगोल से, जिसमें से आपके 23 क्वेश्चन आए थे। पर्यावरण के बाद सबसे अधिक क्वेश्चन भारत और विश्व के भूगोल से था। तो क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो ये राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और ये उसके राज्य दिए गए हैं कि किस राज्य में ये उद्यान स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक राज्य में है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य में है। और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ओडिशा में है, ना कि मध्य प्रदेश में है। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये ओडिशा में अवस्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। अगला है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन डी गुजरात की। गुजरात की तटरेखा जो है ये सबसे लंबी है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7515.5 किलोमीटर है, जिसमें शीर्ष 4 तटरेखा वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1962 किलोमीटर, गुजरात 1215 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 974 किलोमीटर, तमिलनाडु 961 किलोमीटर। तो इस प्रश्न में जो गुजरात है वो आंसर सही होगा। और ये जो स्रोत है ये भारत के भूगोल NCERT बुक से पेज नंबर 8 में दिया हुआ है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में स्थित है? तो ये भी मतभेद वाले हैं। उपर्युक्त इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है शेवराय, बिलीगिरीरंगा, जावादी और मलमल्ला। तो उपर्युक्त प्रश्न में से कोई भी विकल्प वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर की अवस्थिति स्पष्ट नहीं करता है, क्योंकि शेवराय और जावादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में था और बिलीगिरी रंगा दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और तमिलनाडु सीमा पर स्थित है, जबकि वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति की वास्तविक अवस्थिति तिरुमल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। यदि मलमल्ला को नलमल्ला मान लिया जाए तो इनका निकटतम उत्तर ऑप्शन डी हो सकता है, यानी मलमल्ला हो सकता है, लेकिन यदि नलमल्ला दिया होता तो, क्योंकि तिरुमल्ली पहाड़ी नलमल्ला पहाड़ी पर विस्तारित है। और ये जो स्रोत है ये भारत का भूगोल NCERT बुक में पेज नंबर 38 में दिया हुआ है। अगला है, राजस्थान मरुस्थल और अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो ये प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का विस्तार है। ऑप्शन सी। अगला है, भारत की निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? ताप्ती जो है, ताप्ती पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती, जिसको तापी भी बोलते हैं, ये नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी में निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कावेरी और कंबन नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं। और ये स्रोत है ये महेश कुमार बड़माल की बुक भूगोल में 318 पेज में दिया हुआ है।
अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? डेनमार्क में। विश्व में प्रति गाय दुग्ध का सर्वाधिक औसत उत्पादन डेनमार्क में 8389 लीटर प्रति वार्षिक प्रति गाय करता है। इसमें सऊदी अरब प्रथम स्थान पर है, लेकिन विकल्प में ये नहीं दिया गया है, इसलिए नीदरलैंड इस क्रम में 11वें स्थान पर है और डेनमार्क जो है इस ऑप्शन के अनुसार डेनमार्क इसका राइट आंसर होगा। अगला है सूची दिया गया पहला और दूसरा, इसमें सूची को सुमेलित करना है। राज्य दिए गए हैं और उससे संबंधित चोटी दी हुई है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। यानी केरल राज्य जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो केरल में है वो है अनाईमुदी, नागालैंड की ऊंची चोटी सारामती, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी और तमिलनाडु की दोड्डा बेट्टा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। केरल राज्य का अनाईमुदी, नागालैंड का सारामती, उत्तराखंड का नंदा देवी और तमिलनाडु का दोड्डा बेट्टा। 87 क्वेश्चन, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो ये घटना दिए हुए हैं, तो इसमें से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यानी पहला होगा उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो ये घटना दिए गए हैं जो पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने का। पहला होगा कवच वाले जीव, उसके बाद आए पहला कीट, उसके बाद पहला सरीसृप, उसके बाद पहला स्तनधारी। ऑप्शन सी। पृथ्वी पर जीवों का उद्विकास कालानुक्रम इस प्रकार है। पहला कवच वाले जीव जो कि संघ मोलस्का है, फिर कीट, सरीसृप, स्तनधारी। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सागरीय महासागर। सागरीय सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र सागरीय क्षेत्र में होता है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? मंगल। दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसका परिक्रमण या परिभ्रमण एवं घनत्व तो लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो मंगल जो है ये जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त है। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। ऑप्शन बी कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है, जो कि वराह नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जबकि जोग या फिर गरसोप्पा महात्मा गांधी भी कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 253 मीटर है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा सब भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये कथन संबंधित है किससे? कोपेन। ऑप्शन बी। कोपेन ने कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तावित विश्व के 5 वनस्पति मंडलों को विश्व की जलवायु के विभाजन का आधार बनाया। थार्नसवेट का भी नाम इससे जुड़ा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर जो है ये कोपेन होगा। अगला है निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? अर्जेंटीना में। पंपास घास का मैदान प्रेरी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ औसत तापमान कम मिलता है और वर्षा पूरे साल होती है। इस क्षेत्र में उरुग्वे और अर्जेंटीना का उत्तरी पूर्वीय क्षेत्र आता है। और ये जो स्रोत है ये पर्यावरण भूगोल एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 61 में दिया हुआ है। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका ये मरुस्थल दिया है और ये किस देश में ये मरुस्थल स्थित है? तो सोनोरन जो है ये संयुक्त, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यानी गिब्सन जो है ये ब्राजील देश में नहीं है, गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो बाकी आंसर देख लीजिए। सोरोनम मरुस्थल जो है ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। तकला मकान जो है ये चीन में है। कुराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान में है और गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित कॉफ़ी उत्पादक देशों को उनके काफ़ी उत्पादन 2016 मात्रा के अनुसार को अवरोही क्रम में, यानी बड़े से छोटे में, ज़्यादा से कम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर होगा। तो इस हिसाब से सुमेलित कर लीजिए। कोलंबिया जो है सबसे पहले
आपका कॉफ़ी उत्पादन में मात्रा की दृष्टि से सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, उसके बाद वियतनाम में, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडोनेशिया। ऑप्शन सी, बी, ए और डी। वर्ष 2016 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में काफ़ी उत्पाद देशों का अवरोही क्रम है ब्राज़ील, उससे कम वियतनाम, फिर कोलंबिया, फिर इंडोनेशिया है। ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन देश है। ये कॉफ़ी के बगीचे को यहाँ पे जो कॉफ़ी का बगीचा है उसे फजिंडा कहा जाता है। अगला है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? 7000 किलोमीटर की। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मार्ग के रूप में स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप के स्वेज स्थल संधि को काटकर किया गया है। ये नहर 162 किलोमीटर लंबी है। इसके निर्माण से मुंबई से लंदन तक के मार्ग में 7000 किलोमीटर दूरी कमी हो गई है। ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कोलकाता, शिमला, उसके बाद पुणे, फिर नई दिल्ली। कोलकाता, शिमला, पुणे, नई दिल्ली। ऑप्शन बी, सी, डी, ए। तो मौसम मुख्यालय की स्थापना वर्ष है कोलकाता का 1871 ईस्वी, शिमला का 1905 ईस्वी, पुणे का 1928 ईस्वी, नई दिल्ली का 1944 ईस्वी, 1944। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? तो ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये सही नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए। तो काली मिट्टी को स्थानीय मिट्टी स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व होती है, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, लेकिन ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, बल्कि ये दक्षिण भारत के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात में पाई जाती है। इसे रेगूर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। मैग्नेटाइट, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकेट, ह्यूमस इत्यादि इसकी उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है काला होता है। और ये स्रोत है, ये भूगोल महेश कुमार बरनाल में पेज नंबर 338 में दिया गया है। अगला है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है भारत एवं चीन के बीच। सन 1940 में सर मैकमोहन, जो कि ब्रिटेन के हैं, इन्होंने भारत चीन सीमा को एक समझौता द्वारा निर्धारित किया। इन्हीं के नाम पर इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो कि भारत एवं चीन के बीच भू सीमा का निर्धारण करती है। अगला है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी ये मिसौरी नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। ये नदी पक्षीपात डेल्टा यानी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 100, डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हंगूल या कश्मीर स्टैग से संबंधित है। हंगूर या कस्टीम स्टैग एक सरल स्वभाव वाला हिरण है। अब ये केवल कश्मीर स्थित दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान में ही शेष बचा है, दुनिया के अन्य भागों में विलुप्त हो चुका है। ये जीव जो है ये IUCN की रेड डाटा की सूची में शामिल है, हंगूल या कश्मीर स्टैग। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक जो है ये इडेफिक मिट्टी से संबंधित है। इडेफिक गुण मिट्टी के pH मान, जल निकासी, बनावट या रासायनिक गुणों से संबंधित है। इडेफिक। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें जो है ये स्किन कैंसर का कारक माना जाता है। और ये जो स्रोत है ये भूगोल महेश कुमार वर्णमाल की बुक पेज नंबर 123 में लिखा हुआ है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हम करेंगे, हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये करंट का है, इसीलिए यहाँ पे
डेफिनेशन को नहीं पढ़ेंगे हम। तो डिंग एक्सप्रेस क्या है? ये जो है हिमा दास का मुंहबोला नाम है। डिंग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंहबोला नाम है, ऑप्शन बी। अगला है मेरी कॉम को हाल ही में, ये 2080 के अनुसार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का क्वेश्चन है। तो मेरी कॉम को हाल ही में, आप देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से। मेरी कॉम को हाल ही में सितंबर 2018 निम्न में से किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो ये BSNL का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था 2018 में। एंड्रेस मैनुअल लोपेज और ओब्राडोर जुलाई 2018 में निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? मैक्सिको के। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके प्रधानमंत्री को 10 वर्ष जेल की सजा दी गई थी? पाकिस्तान को। पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार के आधार पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को 10 वर्ष की सजा और उनकी पुत्री मरियम को 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी NRC के ड्राफ्ट के अनुसार किस राज्य में 40 लाख से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए हैं? असम में पाए गए थे। इसके बाद अगला है जुलाई 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफर यानी वायु गुणवत्ता एवं मौसम पुनर्नुमान प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। जुलाई 2018 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सफर वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन दिल्ली में किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अमेरिकी पत्रिका विज्ञान साइंस द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर चला? मंगल पर। अगला है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग से 12 जून 2018 को किस देश में मुलाकात की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री ने 11 मई 2018 का रामायण सर्किट की शुरुआत की? नेपाल में की। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नमेंट सूचकांक 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? 96वां स्थान है। संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नमेंट सूचकांक 2018 में भारत का जो स्थान था 96वां, 96वां। अगला है निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में था? केरल, ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जून 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? दिल्ली को। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय राष्ट्र को समर्पित किया। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक GPI 2018 के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान था? 136वां, 136वां। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बना? इमरान खान। So 116 क्वेश्चन। जुलाई 2018 में इमरान खान ने पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता। पाकिस्तान की तरहीब से इंसाफ पार्टी ने कुल 112 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। तो ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन बी, इमरान खान। नेक्स्ट है दशम ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 निम्नलिखित देशों में से किस में आयोजित किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये थे आपके करंट के थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के, जो कि 2018 के अनुसार था। तो मैंने इसलिए लिया था क्योंकि आप देख लेंगे क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं, कैसे बनते हैं। अगला आता है जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 118वां क्वेश्चन है वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता की प्रचंडता बढ़ रही है? केवल चक्रवात की भी बढ़ रही है, तूफान की भी, बवंडर की भी, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वैश्विक ऊष्मन से आशय पृथ्वी की दीर्घकालिक उष्णता में वृद्धि है। 20वीं शताब्दी के मध्य से खासकर 1970 के दशक से वैश्विक उष्णता में वृद्धि हुई है। इसके लिए मानव निर्मित कारक ज़्यादातर जिम्मेदार हैं। इनमें प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन
नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जलवाष्प हैं, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत में एक ऐसे अदृश्य आवरण का निर्माण करते हैं जिससे सूर्य से आने वाली सूक्ष्म विकिरण तरंगें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाती और वातावरण को गर्म करती है। इसके कारण जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया घटती है, जिससे चक्रवात, तूफान, बवंडर, समुद्री जलस्तर में वृद्धि, ध्रुवों पर बर्फ का पिघलना आदि घटनाएं घटित होती हैं। और ये जो स्रोत है, ये पर्यावरण एक अध्ययन एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 54 में दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? पवित्र उपवन। ये जो है जैवमंडल आगार है, वानस्पतिक बाग है, राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन पवित्र उपवन जो है ये उसका उदाहरण नहीं है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा। जैव विविधता संरक्षण के लिए मुख्य रूप से दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं। इनमें प्रथम स्ववासन संरक्षण नीति और द्वितीय बहिवासन संरक्षण नीति। स्ववासन संरक्षण नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल रिजर्व यानी जो कि स्थलीय एवं सागरीय दोनों ये आते हैं। इसके अंतर्गत जीव एवं प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वास में ही किया जाता है, जबकि बहिवासन संरक्षण नीति के अंतर्गत बीज बैंक, जीन बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, गृह उद्यान और पवित्र उपवन आते हैं। तो ये जो स्रोत है, ये पर्यावरण एक अध्ययन एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 32 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? हरियाणा में। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार हरियाणा राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु में 835 प्रति हजार तथा शहरी लिंगानुपात 832 प्रति हजार है, 832 प्रति हजार। ये अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम है। अगला है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? एम्स्टर्डम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर चलाया जाने वाला एक आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में की गई, लेकिन इसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 122, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग यानी यूएनडीसा के अनुसार विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशतांश शहरी क्षेत्रों में निवास करती है? तो 55। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरों में निवास करती है। ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक प्रदूषक है? स्मोक। स्मोक जो है ये द्वितीयक प्रदूषक है। सूर्य की रोशनी और वायु जब नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गंधक CO2 गंधक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके द्वितीयक प्रदूषक यानी स्मोक का निर्माण करती है। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्रों में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन बी। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में प्रजातीय विविधता सर्वाधिक होती है। ये ऐसा क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण 28 डिग्री अक्षांश तक विस्तृत होती है। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 200 सेंटीमीटर होती है। यहाँ सदाबहार विषुवतीय तराई वन इतने घने होते हैं कि सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाती है। और ये जो स्रोत है, ये पर्यावरण भूगोल एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 71 में दिया हुआ है। अगला है, जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था कहाँ पे? पेरिस में। ऑप्शन बी। जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 पेरिस में आयोजित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 का आयोजन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 को फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसी सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया। इसका मुख्यालय हरियाणा, भारत में है। ऑप्शन बी पेरिस। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई। इसमें 8 विशेष योजनाओं पर ध्यान दिया गया। कौन कौन से? पहला, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। दूसरा, राष्ट्रीय विद्युत ऊर्जा दक्षता मिशन। तीसरा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय ज्ञान मिशन। चौथा,
राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी जीव तंत्र के संपोषण हेतु मिशन, 5वां राष्ट्रीय जल मिशन, उसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय धारणीय पर्यावास मिशन और राष्ट्रीय धारणीय कृषि मिशन। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो हरियाणा। मध्य प्रदेश जो है इसका लिंगानुपात 931 प्रति 1000 पुरुष के, महाराष्ट्र में 921 प्रति 1000 पुरुष के, पश्चिम बंगाल में 950 प्रति 1000 पुरुष में और हरियाणा में सबसे न्यूनतम कितना 879 प्रति 1000 पुरुष में। और ये जो स्रोत है ये जनसंख्या एवं नगरीकरण परीक्षावाड़ी में पेज नंबर 24 में दिया हुआ है। अगला है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? 128। ऑप्शन सी 21.54। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% वनों के अंतर्गत है। तो इसका स्रोत भी एक बार देख लीजिए। इंडिया स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र इतना वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54% है, जबकि वृक्षावरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.85% है। देश में वन प्लस वृक्षावरण का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक का 24.39% है। अगला, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई है? तो ये भी मतभेद वाले हैं। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1973 में संचालित की गई। वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं, चूंकि विकल्प में 1973 नहीं है अतः ये सही नहीं है। इसमें यदि इससे संबंधित अधिनियम पूछा गया होता तो विकल्प ए जो है ये राइट होता, 1972 सही होता। ये तो ये जो स्रोत है ये भूगोल महेश कुमार बर्णमाल पेज नंबर 293 में दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? फसली भूमि। ऑप्शन डी फसली भूमि जो है ये मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है। समस्त वनस्पतियों एवं प्राणियों के सम्मिलित रूप से सृजित पारिस्थितिकी को जीवोम कहा जाता है। बायोम के उद्भव, विकास, सृजन आदि में जलवायु, भूमि आकृति, भू आकृति, बनावट आदि का प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक बायोम के अंतर्गत वनीय बायोम, घास प्रदेशीय बायोम, टुंडा बायोम, संक्रमणकालीन बायोम और लवण और स्वच्छ जलीय बायोम शामिल हैं। वही फसल भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। और ये जो स्रोत है ये भूगोल महेश कुमार बड़माल पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? कंगारू चूहा। बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकने वाले जीवों में कंगारू चूहा ये सर्व प्रमुख है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कंगारू चूहा बारिश के समय में बीज जमा करके रख लेते हैं, फिर इन बीजों को खाकर वर्षा तक जिंदा रहते हैं। ऑप्शन डी कंगारू चूहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 132, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन डाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? तो ये जामनगर में स्थित है। तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए जामनगर गुजरात में समुद्री जैव विविधता NCMB राष्ट्रीय केंद्र बनाया जा रहा है। ये देश में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल में स्थापित देश का पहला शोध संस्थान है। इसके बाद अगला आता है उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष के क्वेश्चन को करेंगे अब हम सॉल्व। तो 133 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? गोमती। अत्यधिक प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा और भारत में दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? श्रावस्ती में। ऑप्शन सी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार श्रावस्ती में महिला साक्षरता 34.8% है। बलरामपुर में आपका महिला प्रतिशतता है 38.43%, बहराइच में महिला प्रतिशतता है 39.20% और रामपुर में महिला प्रतिशतता है 44.45%।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? 135 का ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या इतना है 15.531 करोड़, बिहार में 9.234 करोड़, पश्चिम बंगाल में 6.218 करोड़, महाराष्ट्र में 6.155 करोड़। और ये स्रोत है, ये परीक्षावाड़ी जनसंख्या नगरीकरण पेज नंबर 44 में दिया हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगी? बस्ती से। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग राज्य के 9 जिलों लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर शामिल है, जबकि बस्ती इसमें शामिल नहीं है। इसकी कुल लंबाई 344 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस शहर में आयोजित होगा? वाराणसी में। 15वां प्रवासी दिवस जनवरी 2019 में भारत उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयोजित किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? गाजियाबाद को नहीं चुना गया था। स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम स्थानीय विकास को सक्षम बनाने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने की हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नवीन पहल है। इस 100 स्मार्ट सिटी सूची में उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, अलीगढ़, झांसी, इलाहाबाद आदि को स्थान दिया गया है, जबकि गाजियाबाद को इससे बाहर रखा गया है। अगला हम खेल एवं पुरस्कार है, जो कि ये जो है पुराना आंकड़ा है, 2080 के अनुसार है। तो यहाँ पे ये इस पेपर को लेने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं खेल एवं पुरस्कार से संबंधित। नॉर्मन बोरलॉन्ग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति पुरस्कार। नेक्स्ट है 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? 32 टीमों ने। अगला है निम्न में से किसने वर्ष 2018 में मैग्सेस पुरस्कार जीता? दो लोगों ने जीता था, भारत वटवानी ने और सोनम वांगचुक ने, यानी ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन अब हम करेंगे, सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन था पुरस्कार से संबंधित, सिर्फ 3 ही 4 क्वेश्चन आए हुए थे खेल और पुरस्कार से संबंधित। इसके बाद आता है भारतीय कृषि, व्यापार और वाणिज्य। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फलों में किसकी किस्में हैं? 142 ऑप्शन डी अंगूर की किस्में हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा ये अंगूर फलों के किस्में हैं, अंगूर की प्रजातियां हैं। सुल्ताना, गुलाबी, काली चंपा जो है ये अंगूर की प्रजातियां हैं। अगला है निम्नलिखित राज्यों में कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल। केरल जो है ये इलायची एवं काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। अगला है निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। चिली जो है आयोडीन विशेष रूप से समुद्री उत्पादों जैसे कि समुद्री घास, मछली, घोंघा, सीपी इत्यादि में पाया जाता है। समुद्री जल में 50 माइक्रोग्राम प्रति लीटर आयोडीन पाया जाता है। इसके उत्पादन में चिली जो है ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद आता है जापान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद अजरबैजान का स्थान आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आपके इससे पुरस्कार से संबंधित था। उसके बाद आपका भारतीय कृषि और व्यापार वाणिज्य से संबंधित था। इसके बाद आता है विविध, 145 क्वेश्चन। विविध से आपके 5 क्वेश्चन आए हुए थे। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष या जिसको उपसभापति बोलते हैं ये कौन था? अरविंद पनगड़िया। योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव जो था ये 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या 5 अरब के आंकड़ों के पार होकर आंकड़े को पार कर गई। इसी से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या अनुभाग ने 1989 से प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला है भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ऑप्शन सी, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। अगला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? 148। ए ब्रीफ हिस्ट्री जो है ये स्टीफन हॉकिंग की बुक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखित पुस्तक है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक स्टीफन हॉकिंग द्वारा लिखी गई है। अगला है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2018 जैव विविधता दिवस की थीम थी सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ एक्शन फॉर बायोडाइवर्सिटी। और ये जो स्रोत है ये भूगोल महेश कुमार बर्णमाल, पेज नंबर 123 का है। तो ये हमारे 150 यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। तो 150 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।